क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लेंगे? क्या ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना लेंगे? क्या ट्रंप यूएन को मिटा देंगे? क्या अगला युद्ध ताइवान पर कब्जे के लिए होगा? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध और भीषण हो जाएगा? ईरान के बाद किस पर प्रहार होगा? युद्ध की कतार में आगे किससे वार? यूरोप यूक्रेन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई दुनिया की शुरुआत कर दी है, जिसमें हर विवाद के जज ट्रंप हैं, हर समस्या का समाधान ट्रंप है, शांति के दूत ट्रंप हैं, युद्ध रोकने वाली सबसे बड़ी शक्ति भी ट्रंप है। दुनिया का विकास और विनाश सब ट्रंप में समाहित है। वही पुण्य का फल देते हैं और वही पापी को दंड। All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. They now call it the Donroe Doctrine, and I don't know. Cuba is ready to fall. You know? Yeah. Cuba looks like it's ready to fall. Cuba looks like it's ready to fall. We need Greenland from a national security situation. We need Greenland. The most successful first year of any president. खाता न बही, जो ट्रंप कहे वही सही। डोनाल्ड ट्रंप बिना संकोच और लिहाज के किसी भी राष्ट्र के प्रमुख से बात करते हैं, किसी भी राष्ट्र या उसके राष्ट्र प्रमुख को धमकी दे देते हैं। वो रलिब, सलिब और गलिब की शैली पर काम कर रहे हैं। वो साफ बोलते हैं कि हमारी शर्तों पर रहो, नहीं तो भाग जाओ वरना मारे जाओगे। That we've just seen on the screen. I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I don't know. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. In this cabinet, You haven't been allowed. in this cabinet. We gave you, through I this said, stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। एक ही मुद्दे पर एक ही आदमी के बारे में अलग अलग वक्त पर अलग अलग बातें करते हैं। Today to discuss an important threat to the integrity and दुनिया कंफ्यूज है
कि किस पर विश्वास करे और किसे झूठा समझे। समस्या यह है कि ट्रंप की किसी बात को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। टैरिफ और वेनेजुएला के मुद्दे पर उन्होंने जो कहा वो कर दिया, जबकि दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के क्रम में ट्रंप के वेनेजुएला सरप्राइज ने अच्छों के होश उड़ा दिए। At my direction, the United States Armed Forces मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी पर विध्वंसक हमला किया। हमने जमीन, आसमान और समंदर से वेनेजुएला पर अटैक किया। Overwhelming American military power, air, land and sea was used to launch हमने ऐसा हमला किया जो लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा होगा। an assault like people have not seen since World War II. अगस्त 2017 ट्रंप ने पहली बार वेनेजुएला के खिलाफ बड़ा बयान दिया था। जिसमें उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन की बात कही थी। तब वेनेजुएला सरकार ने इसे सार्वभौमिकता के खिलाफ चरम हमला कहा था। ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो वो अपनी पुरानी बात नहीं भूले। उन्होंने 20 जनवरी 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसने वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल और क्राइम सिंडिकेट्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की नींव डाल दी। फरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने 8 लैटिन अमेरिकी क्राइम संगठनों को FTO घोषित कर दिया। अगस्त 2025 में वेनेजुएला के इर्द गिर्द युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई, जिसमें अमेरिका ने 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल किए। जल्द ही ये संख्या बढ़कर 6000 से अधिक मरीन्स और 3 एम्फीबियन असॉल्ट शिप तक पहुंचा दी गई। फिर 2 सितंबर 2025 वेनेजुएला तट से निकली पहली नाव पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। इस नाव को ड्रग बोट बताया गया। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द 25 मिलिट्री स्ट्राइक्स की। सबके निशाने पर वो नाव थी जिन पर अमेरिका ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहा था। इन हमलों में कम से कम 115 लोगों के मारे जाने का दावा है। इसी दौरान धीरे धीरे कैरेबियन सी में अमेरिका ने अपना मिलिट्री बिल्डअप काफी बढ़ा लिया। युद्धपोत, पनडुब्बी, F-35 लड़ाकू विमान बढ़ाए गए। फिर लगभग 1 साल की तैयारी के बाद अमेरिका ने अपना सुपर दांव चल दिया। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को उठाकर अमेरिका ले आए। वहां की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोप तय किए गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया ड्रग्स का नाम लेकर। असलियत में वो वहाँ के तेल को कंट्रोल करना चाहते थे। वेनेजुएला और ईरान से 60% तेल चीन का आता है। यही कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने डिसाइड किया कि अगर वेनेजुएला और ईरान का तेल उनके पास आ जाए तो चीन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर वो अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। साथ ही साथ वेनेजुएला के जो मादुरो हैं वो ड्रग कार्टेल्स को सपोर्ट करने के अलावा साथ साथ में क्यूबा को भी सपोर्ट कर रहे थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि दुनिया का तेल या तो वेनेजुएला में है, ईरान में है, कनाडा में है या अमेरिका में है और ग्रीनलैंड में है। लिहाजा ये सब उनके टारगेट पे है। इससे कैरेबियन सी से लेकर के नॉर्वे सी तक का जो पूरा अटलांटिक ओशन है वो सेफ हो जाता है। वो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ जाता है और साथ ही में खाड़ी क्षेत्र का पूरा तेल भी अमेरिका लेके बैठ जाता है। सबको फिर अमेरिका से ही तेल की भीख मांगनी पड़ेगी। ये बात सार्वजनिक है कि दुनिया में वेनेजुएला की पहचान हाई रिसोर्स नेशन के रूप में की जाती है। पेट्रोलियम भंडार की लिस्ट में वो दुनिया में नंबर 1 है। सोना उत्पादन में 28वें नंबर पर है। कोयला उत्पादन में 69वें नंबर पर है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी वेनेजुएला की पहचान होती है। पिछले कुछ सालों में चीन के साथ वेनेजुएला का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा है और पेट्रोलियम सेक्टर इसके शीर्ष में है। तो इस तरह से एक बात सामने आती है,
कि अमेरिका ने वेनेजुएला को ड्रग की तस्करी के नाम पर घेरा और आखिर में वहां के शासक को बदलकर संसाधन पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे एक बात साफ निकली कि अगर चीन से नजदीकियां बढ़ाओगे तो अमेरिका के निशाने पर आ जाओगे। ईरान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें एक बड़ी वजह चीन के साथ ईरान की नजदीकियां बताई जाती है। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम ले रहा है। आपको याद होगा कि जब हार्मूज गलियारे पर युद्ध पहुंचा और दुनिया के लिए जाने वाले तेल गैस की सप्लाई पर संकट आया, तो भी ईरान ने हार्मूज गलियारे से केवल चीन के जहाजों को निकलने की इजाजत दी। दावा है कि ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से निपटने के लिए भी चीन के साथ अघोषित व्यापार करता है, जिसका लेन देन चीनी मुद्रा युआन में होता है। इससे अलग ईरान के मिसाइल और डिफेंस कार्यक्रम में भी चीन की भूमिका देखी जाती है। ईरान ने अपने खास शाहेद ड्रोन रूस को दिए थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया। दावा तो यह भी है कि ईरान के नए आयतुल्ला मुस्तबा का इलाज रूस में ही चल रहा है, जो कि अमेरिका के हमले में बुरी तरह घायल हुए थे। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपना सबसे नंबर 1 दुश्मन नहीं मानते, वो चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। बिकॉज चीन ने साउथ चाइना सी से लेकर के और गल्फ कंट्रीज से लेकर और आपका लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, खासकर वेनेजुएला से लेकर बाकी अलग इलाकों में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की और अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश की। जो ईरान के सामने भी शर्तें रखी गई थी, उनमें उन शर्तों में न्यूक्लियर को कम करना या न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट करना या फिर मिसाइल्स को रेस्ट्रिक्ट करना, प्रॉक्सीज को खत्म करने के अलावा पर्दे के पीछे एक शर्त ये भी थी कि आप चीन को तेल नहीं देंगे। यानी 60% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वेनेजुएला और ईरान से चीन को मिलता था, उस पर रोक लगाने का पूरा प्रोग्राम था। दुनिया में अगले युद्ध के नक्शे पर नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ अमेरिका की दुश्मनी की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, वो अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है। मतलब दक्षिण कोरिया की रक्षा अमेरिका करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया सीधे साउथ कोरिया पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी ये कि उत्तर कोरिया कड़े से कड़े प्रतिबंधों के बावजूद मिसाइल और बम तैयार करता है। इसके पीछे चीन और रूस को ही जिम्मेदार माना जाता है। किम जोंग उन चीन की उस परेड में भी शामिल हुए थे, जिसे चीन ने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए आयोजित किया था, जिसका नाम विक्ट्री डे मिलिट्री परेड है। इसे चीन 80 साल से मना रहा है। ये जापान की हार की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसमें चीन की सहायक भूमिका थी। 80वीं विक्ट्री डे परेड में पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन एक साथ देखे गए थे। आज की तारीख में ये तीनों ही अमेरिका के अघोषित एक्सेस ऑफ इविल हैं। अमेरिका रसिया और चीन से सीधे लड़ सकता है। देखिए, लड़ तो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी देखें, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी देखें, तो लड़ तो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो लड़ना चाहता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। लड़ना सीधे तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर रसिया से अमेरिका सीधे लड़ता है तो उसका सबसे पहला कॉस्ट होगा, वो है न्यूक्लियर वॉर। दूसरा कारण है अमेरिका का भूगोल, सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक्स। ये सबके हित में ही है कि ये जो देश हैं डायरेक्ट वॉर नहीं करें। यही कारण रहा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, ताकि ईरान से जो चाइना तेल खरीदता है वो युआन में खरीदता है। अमेरिका चाहता है कि वो डॉलर में खरीदे। ये पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन के बीच का जो युद्ध है, इसकी वजह से पूरी दुनिया को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। नॉर्थ कोरिया भी ऐसा मोर्चा है जो अमेरिका के साथ युद्ध के हिसाब से संवेदनशील है। युद्ध का खतरा दिखाने वाले संवेदी सूचकांक में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के सामने लाल बत्ती जलती रहती है। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो किम जोंग उन के साथ उनकी कई राउंड
मौखिक लड़ाई हुई थी। 2017 में पहला राउंड हुआ। ट्रंप ने किम जोंग उन को लिटिल रॉकेट मैन कहा था। किम जोंग उन ने बदले में उन्हें डरपोक कहा। इसके अलावा ट्रंप को टोटार्ड भी कहा, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बूढ़ा व्यक्ति। 2018 में दूसरा राउंड। नए साल के संदेश में किम ने कहा, मेरी डेस्क पर न्यूक्लियर बटन है और पूरा अमेरिका उसकी रेंज में है। ट्रंप ने पलटवार किया और सोशल मीडिया पर संदेश में कहा कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बटन है, लेकिन यह उससे बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली है और यह काम भी करता है। 9 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया, जिसे नाम दिया गया फ्रीडम शील्ड 26। किम जोंग उन इसे अमेरिका का आक्रमण अभ्यास कहते हैं। उन्होंने जवाब में 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। अपनी सेनाओं को नदी पार करने के अभ्यास में लगा। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी अभ्यास के खिलाफ धमकी दी और कहा कि परिणाम कल्पना से परे होंगे। किम जोंग उन ने कहा कि अगर हमला हुआ तो विशाल विनाश के लिए हथियार तैयार हैं। खास बात यह है कि इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी भी देखी गई। माना जा रहा है कि किम अपने उत्तराधिकारी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में वो लड़ाई उत्तर और दक्षिण कोरिया की न होके वो लड़ाई हमेशा से रही अमेरिका और सोवियत संघ में। और याद रखिएगा, आज भी ये लड़ाई जो है उसका पीस ट्रीटी नहीं हुआ, ये सीज फायर पे खड़ी है। जब बम गिराया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पे तो एक ट्रीटी होती है कि भाई जापान को हम पैसा देते हैं, उसके एवज में आप हमें डिफेंस बेस दोगे। तो अमेरिका क्या है, साउथ कोरिया और जापान में डिफेंस बेस बना के, जैसे वहां थर्ड मिसाइलें लगा रखी हैं, फिर जो सबसे ज्यादा एडवांस रडार है वो जापान में लगा के रखी हुई है अमेरिका ने। तो उससे क्या है, पूरा ईस्ट एशिया हो गया, फिर रसिया हो गया और चाइना स्पेशली जो है। तो जो दक्षिण और उत्तर कोरिया है, दक्षिण तो उतना नहीं लेकिन उत्तर कोरिया जो है ये एक, जैसे आप कहते हैं ना, बड़े लोगों की लड़ाई में एक छोटा सा प्यादा है। CIA का दावा है कि किम जोंग उनके पास ऑलरेडी 20 न्यूक्लियर हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ऑलरेडी उसने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि नॉर्थ कोरिया से फायर होने के बाद अमेरिका के हवाई द्वीप समूह तक पहुंच जाए। शायद बहुत जल्दी नॉर्थ कोरिया इस तरह की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना लेगा, जो कि नॉर्थ कोरिया से लॉन्च होने के बाद अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच जाए। ऐसे में कौन जाने, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप तय कर सकते हैं कि ईरान से निपटने के बाद अब नॉर्थ कोरिया से भी निपट लो। वैसे ईरान युद्ध के दौरान भी नॉर्थ कोरिया चर्चा का विषय बना। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया या वेनेजुएला में अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी, तो कहा गया कि किम जोंग उन के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइल और परमाणु बम है। तो क्या शांति से रहने के लिए अशांति का भंडार होना जरूरी है? वरना दुनिया एक जंगल हो चुकी है। आप जैसे ही कमजोर पड़े, मजबूत आपको निगल जाएगा। अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो प्लान ट्रंप के पास है, उसमें समुद्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कैसे? तो इसको समझिए ऐसे कि जब अमेरिका
किसी को धमकाता है तो उसके आसपास के समुद्र में अपने युद्धपोत ले जाकर खड़े कर देता है। ईरान हो या वेनेजुएला, दोनों को अमेरिका ने समुद्र में घेर लिया। इतिहास गवाह है कि दुनिया के समुद्र में अमेरिका के युद्धपोत भय की सुनामी पैदा करते हैं। युद्धपोतों ने अमेरिका की हनक साबित करने में बड़ी भूमिका निभाई। चीन और अमेरिका की दुश्मनी में भी समुद्र की बड़ी भूमिका है। अब आपको ट्रंप का वो मास्टर प्लान दिखाते हैं जो उन्होंने अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए तैयार किया है। इसमें भी समुद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। दुनिया के नक्शे में इसे समझिए। दुनिया के नक्शे में अमेरिका के करीब पहुंचिए तो अटलांटिक, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन दिखाई देते हैं। इनमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैरेबियन सी के ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको हुआ करती थी। ट्रंप ने उसका नाम बदल दिया। अमेरिका में जनवरी 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखा गया और अमेरिका के भीतर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। ट्रंप ने कहा कि यह पानी अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अमेरिका का गौरव बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम अमेरिका के नाम से ही होना चाहिए। इसलिए अमेरिका के भीतर अब गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका है। इस बात का मैक्सिको ने विरोध किया, क्यूबा ने साथ दिया। वैसे दुनिया में अमेरिका के बाहर यह अभी भी गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है, क्योंकि वहां नाम बदलने के लिए अमेरिका को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की इजाजत लेनी होगी। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने अलास्का में मौजूद अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया। इसे भी उन्होंने अमेरिका के गौरव से जोड़ा। गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, ये कहकर कि यहाँ का 90% कोस्ट लाइन हम कंट्रोल करते हैं और हमारा 14% ऑयल यहाँ प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही उन्होंने डैनियल बेक का नाम चेंज कर मैककेनले कर दिया, ये कहकर कि हम अपने पुराने प्रेसिडेंट मैककेनले को ऑनर करना चाहते हैं। यानी कि ये सारे एक्शन कहा तो ये जा रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन असलियत में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में सीधे सीधे अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहते हैं। ड्रग कार्टेल्स, यस डेफिनेटली इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन नाम भी उसका लैटिन अमेरिका है, तो अमेरिका इसके ऊपर अपना एक तरीके से अपना हक मानता है। और 1947 से लेके अब तक, दूसरे विश्व युद्ध से लेके अब तक 70 बार के करीब इन सभी देशों के अंदर दाएं बाएं अमेरिका ने सब रेजिम चेंज करने की कोशिश की। जो लैटिन अमेरिका के अंदर ब्रिक्स के बाद में एक कंट्री ऐसा है जिसने आंख दिखाने की कोशिश की है, उसका नाम है ब्राजील। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र के अंदर मैक्सिको से लेकर के नीचे तक कोई आंख दिखा सकता है अमेरिका को। और आने वाले टाइम में क्यूबा, मैक्सिको और ये सब जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं अपने लैटिन अमेरिका की, वो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पे है। अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच में दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक आर्टिफिशियल कैनाल है। ये पनामा से निकलती है। लंबाई 82 किलोमीटर है। यह अमेरिका के लिए जहाजों की दूरी को करीब 12,000 किलोमीटर कम कर देती है। दुनिया का 5% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए यह प्रमुख समुद्री मार्ग है। नहर का निर्माण 1904 में शुरू हुआ और 1914 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में मुख्य भूमिका अमेरिका की रही। अमेरिका 100 साल तक इसका मेंटेनेंस करता रहा। 1999 में अमेरिका ने पनामा कैनाल पनामा को सौंप दी। लेकिन ट्रंप अब एक बार फिर इस पर
कब्जे का दावा कर रहे हैं। चीन पनामा कनाल को ऑपरेट कर रहा है। पनामा कनाल हमने चीन को नहीं दिया था। हम आपसे पनामा कनाल लेकर रहेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में एक देश है क्यूबा। इस देश का अमेरिका के साथ पुराना 36 का आंकड़ा है। ट्रंप ने अपनी ताजा धमकी में क्यूबा पर कब्जा करने का दावा किया है। क्यूबा एक बेहद सुंदर द्वीप है। यहाँ का मौसम शानदार है। हम इसे किसी भी हाल में लेना चाहते हैं, चाहे मैं इसे आजाद कराऊं या क्यूबा पर कब्जा करूं। मैं क्यूबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हम इसे हर हाल में चाहते हैं। क्यूबा अमेरिका के बीच लड़ाई की वजह विचारधारा है। विवाद की शुरुआत 1959 से हुई। साम्यवादी नेता फिडेल कास्त्रो ने समाजवादी सरकार बनाई जिसे रूस का समर्थन था। इससे पहले क्यूबा में तानाशाह बतिस्ता का शासन था जिसे अमेरिका का समर्थन था। कास्त्रो ने अमेरिकी कंपनी और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जैसे ईरान में हुआ, वहां जब शाह की सत्ता थी अमेरिका खुश था, लेकिन जैसे ही उसे हटाकर इस्लामिक अयातुल्ला आए, अमेरिका की दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान में भी तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेनेजुएला में विवाद की बड़ी वजह तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ही है। क्यूबा पर अमेरिका ने दुनिया का सबसे लंबा आर्थिक एम्बार्गो लगा दिया, जो 1960 से अब तक जारी है। 1960 से 1980 के बीच CIA ने यहां बार बार घुसपैठ की। बे ऑफ पिग्स विश्व प्रसिद्ध तख्ता पलट की घटना है, जिसमें CIA ने 1400 पूर्व क्यूबन को भेजकर कास्त्रो का तख्ता पलटने की कोशिश की थी। रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी। तनाव चरम पर पहुंच गया। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो क्यूबा को आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया। 2025-26 में इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया। अब क्यूबा पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। ईरान के साथ भी अमेरिका की मोडस ऑपरेंडी यही थी। फर्क बस इतना था कि ईरान में कब्जे की धमकी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है, क्योंकि अभी भी क्यूबा ने चीन के साथ, रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ बड़े अच्छे संबंध बनाए हैं। ऐसे में अमेरिका की जितनी कैपिटलिस्ट पावर्स हैं, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी के जो धनाढ्य लोग हैं, उनकी एक इच्छा है कि बहुत जल्दी ही क्यूबा पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। अगर फिजिकल कब्जा नहीं होता तो कम से कम क्यूबा में अमेरिका इस तरह का एक सरकार स्थापित करे जो कि अमेरिका की कठपुतली सरकार होगी। रूस और चीन की लड़ाई में पिसने वालों की लिस्ट लंबी है। दुनिया के नक्शे पर एक देश है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर भी कब्जा करने की जिद ठानी। ईरान युद्ध से पहले दुनिया में विवाद के नक्शे पर ग्रीनलैंड ही बड़ा फ्लैश पॉइंट बनकर उभरा था। ट्रंप ने कहा कि किसी भी स्थिति में वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लेंगे। कारण भी बताया, वो रूस और चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते। उनका मानना था कि ग्रीनलैंड में चीन और रूस की गतिविधियां जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। रूस और अमेरिका की अदावत की लिस्ट में एक नाम प्रमुख है, ईरान का पड़ोसी अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मौजूदा जंग चल रही है, उसके बीच भी अमेरिका ने विश्व में शांति की रक्षा के लिए ही बोए थे, जैसे वो ईरान में हमले के लिए दावा कर रहे हैं। 1979 में रूस अफगानिस्तान में घुसा, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार की रक्षा का दावा करके। ये वही साल है जब ईरान में अयातुल्ला ने इस्लामिक क्रांति की थी। 1980 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन चला दिया। रूस की सेना के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ाकों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग दी। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ISI ने
रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका के प्रॉक्सी रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे ईरान के प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ। 1989 में रूस हटा, अफगानिस्तान की सत्ता राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को मिली, लेकिन गृह युद्ध छिड़ गया। 1994 में तालिबान का उदय हुआ। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, नजीबुल्लाह को मार दिया। तालिबान के साए में अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन यहां छिपा रहा। अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ। अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के खिलाफ एक्शन शुरू किया। 2001 से 2014 के बीच यहां अमेरिका समर्थित सरकार रही। 2020 में अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल गई। अब पाकिस्तान के समर्थन वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद के सबसे ज्यादा शिकार अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद जन्म लेता है, फिर भी अमेरिका पाकिस्तान की पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की सीमा चीन और रूस दोनों से मिलती है। दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पर, रूस काफ़ी सालों तक वहाँ रहा, चीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान भी अपने प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ की एयरबेस उनको मिल जाए। तो ऐसे में दुनिया का जो समीकरण है वो ये है कि उस इलाके को डोमिनेट करना चाह रहे, तो पाकिस्तान एक मोहरा बन रहा है, मोहरा बन के वो वहाँ पर हमला कर रहा है और जिसका कि खामियाजा आज भुगत रहा है। और अफगानिस्तान की सेना और जिस प्रकार की लीडरशिप है वो दबने वाली नहीं है। और पाकिस्तान सोच रहा है कि उसका एयरफोर्स है, लेकिन अफगानिस्तान की ज़मीनी लड़ाके पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। दुनिया के नक्शे में विवाद का बड़ा केंद्र यमन है। यमन में 3 सत्ताएं हैं। यहाँ PLC की सरकार है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन देश की राजधानी और कुछ हिस्सों में हूती का कब्जा है। हूती को ईरान समर्थित आतंकी गुट कहा जाता है, जिस पर इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं। हूती भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक्शन करता है। यमन में यूनाइटेड अरब अमीरात के समर्थन से चलने वाली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल भी एक्टिव है। स्थितियां विस्फोटक हैं और लगभग युद्ध की स्थिति चलती रहती है। अफ्रीका के सोमालिया में कबीलों के विवाद ने आतंकवाद का रूप ले लिया है। अल-कायदा से जुड़े संगठन अल शबाब को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। नाइजीरिया अफ्रीका का देश है। यहाँ कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चल रहे हैं। बोको हरम सबसे कुख्यात है। नाइजर नदी के डेल्टा में क्रूड ऑयल पर कब्जे की लड़ाई लंबे समय से विस्फोटक बनी हुई है। वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ जहाँ अमेरिका ने दखल अंदाजी की है वहाँ सिचुएशन जो है बिगड़ी है। तो याद होगा तो सोमालिया में ही कुछ साल पहले जैसे जॉर्ज बुश सीनियर ने एंट्री करने की कोशिश की थी और अमेरिका को बुरी तरह से हार हुई थी। इसके बाद अमेरिका सोमालिया में कभी एंटर नहीं किया। आज फिर वो अगर सोमालिया की तरफ से नाइजीरिया की तरफ या यमन की तरफ जाता है तो केवल और केवल स्थिति को बिगड़ने के अलावा कुछ अचीव नहीं होगा। दुनिया के नक्शे को अगर विवाद और युद्ध की दृष्टि से देखें तो 100 सीमा और क्षेत्रीय विवाद है। नस्ली विवाद में 61 स्टेट एक्टर्स के बीच हैं तो 74 नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच। 40 से 70 ऐसे एथनिक विवाद हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं। 62 ऐसे देश हैं जहां धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव की वजह से विवाद है। 20 से 30 धार्मिक संघर्ष दुनिया में लंबे समय से चल रहे हैं। 300 से 500 ऐसे विवाद हैं जिनकी वजह आर्थिक। उपासला कॉन्फ्लिक्ट डेटा प्रोग्राम और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के मुताबिक दुनिया में 61 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसमें सरकारें शामिल। 74 ऐसे संघर्ष हैं जिसमें नॉन स्टेट एक्टर एक्टिव हैं। 2024 के डेटा के मुताबिक दुनिया में कुल मिलाकर 135 से 150 सक्रिय संघर्ष हैं और दुनिया में 8 से 10 बड़े युद्ध चल रहे हैं। 100 से ज्यादा सीमा विवाद है जो एक या एक से अधिक देशों के बीच में है। याद रखिए, दुनिया में केवल 195 ही देश हैं।
एक रोचक आंकड़ा है वो ये कि दुनिया के विवाद और युद्ध की ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिसमें विश्व शक्तियां शामिल हैं या उनकी कोई भूमिका है, तो पता चलता है कि 25 से 30% विवादों में अमेरिका का नाम आता है, 10 से 15% विवादों में चीन का, 10% में रूस का, 70 से 75% क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट है, 10 से 15% धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट है। वर्ल्ड ऑर्डर को निगाह में रखते हुए और माहौल को निगाह में रखते हुए और चेंजिंग एनवायरनमेंट को निगाह में रखते हुए और लोगों की, देशों की जरूरत को निगाह में रखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंप्लीटली और यूएन को कंप्लीटली रीवैम्प किया जाए ताकि आज के माहौल को ध्यान में रखा जाए। तो अपनी रेजोल्यूशन को बनवाने के लिए उसके पास कुछ पावर होना चाहिए। आज इसका किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है अपनी रेजोल्यूशन को बनवाने का। एशिया में आते हैं। नक्शे पर युद्ध और विवाद के दृष्टिकोण से नजर डालें तो चीन और आसपास के इलाके बहुत संवेदनशील हैं। साउथ चाइना सी में चीन की मौजूदगी और एक्टिविटी निश्चित समय अंतराल में विवाद का विषय बनती है। यहाँ चीन के खिलाफ जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पीछे अमेरिका खड़ा हो जाता है, लेकिन चीन लगातार इस इलाके में एक्टिव रहता है। यहाँ भी विवादों के पीछे समुद्र की बड़ी भूमिका रहती है। साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया के विवाद हैं। यहां विवाद की वजह स्पार्क, पार्सल और नाटूना आइलैंड है। ईस्ट चाइना सी, चीन, जापान और ताइवान के बीच विवाद है। वजह सेनकाकू और द्यू द्वीप समूह को कहते हैं। चीन और ताइवान को लेकर स्थितियां ज्यादा विस्फोटक हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइवान इससे सहमत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा आशंका इसी बात की है कि अगर चीन और अमेरिका युद्ध भूमि में कहीं आमने सामने आ सकते हैं तो वो जगह ताइवान है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ताइवान के पीछे अमेरिका की मिलिट्री पावर देखने को मिल सकती है। वैसे ऐसी ही स्थिति चीन जापान तनाव की स्थिति में भी हो सकती है, लेकिन चीन का दावा है कि उसने 14 में से 12 देशों के साथ अपने क्षेत्रीय विवाद सुलझा लिए, इसलिए अब फ्लैश पॉइंट चीन और ताइवान ही हैं। ये लड़ाई से में एंटर होने से पहले 4 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपका मिलिट्री एम क्या है, आप इस लड़ाई के माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हो। दूसरा, उसको अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार के ट्रुप्स को उतारोगे, क्या आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, किस प्रकार लड़ी जाएगी, आपको पॉलिटिकल एम क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, क्या उस मिलिट्री और पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास कॉम्पिटेंस है, आपके पास हर तरह के रिसोर्स हैं। और लास्टली, आपका एंड गेम या एग्जिट प्लान क्या है। अगर एंड गेम क्लियर ना हो तो वास्तव में स्थिति जो है बिगड़ जाएगी, वहाँ इंस्टेबिलिटी हो सकती है। यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई 24 फरवरी 2022 से शुरू मानी जाती है। यहां यूक्रेन के पीछे नाटो देश खड़े हैं, अमेरिका भी यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन ने अमेरिका इजराइल की मदद की जब ईरान युद्ध में शाहेद ड्रोन से निपटना चुनौती बन गया। लेकिन इसी युद्ध में नाटो और अमेरिका के बीच विरोध भी हो गया, जबकि नाटो देशों ने हार्मूज गलियारे में अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया। अमेरिका ने समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटाने के लिए मदद मांगी थी, वो भी ईरान के खिलाफ। अब ट्रंप ने नाटो देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो उन्हें धमकी दे रहे हैं।
कायर कह रहे हैं। अगर अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा, यूरोप से नाटो की सुरक्षा शील्ड हटी, तो यहां भी स्थितियां बदल सकती हैं। तब दुनिया में युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट का नक्शा तेजी से बदलेगा।